गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और सुनो पाकिस्तान की एक नई सुबह के साथ मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और हम उम्मीद करते हैं जहां जहां भी हमें देखा सुना जा रहा होगा आप सब लोग खुश होंगे और दूसरों की खुशी का भी खास तौर पर ख्याल रख रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। हमारा आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज के प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है? हमेशा की तरह हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, एंटरटेनमेंट भी देंगे और साथ ही साथ वेदर और पॉलिटिकल अपडेट्स भी देंगे। और आज स्पेशली आपकी मुलाकात करवाएंगे सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब से, जानेंगे उनके बारे में नए रूप में। बिल्कुल, हम हमेशा सियासत के हवाले से उनसे बात करते हैं, लेकिन आज जाती जिंदगी के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए अहम टिप्स क्या हैं और साथ ही साथ ब्यूटी एक्सपर्ट हिफ्जा साद खान से जानेंगे कि शादियों के सीजन में मेकअप ट्रेंड्स को आखिर फॉलो करने के साथ साथ हम अपनी जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बना सकेंगे। तो ये सब कुछ आप देख पाएंगे हमारे आज के सुनो पाकिस्तान में। आपने प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहने और किसी भी सेगमेंट को मिस नहीं करना। और इसके साथ साथ जो आपकी ड्यूटी है, इससे हमें पता चलेगा आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारा शो पसंद करते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। हमारे नाज़रीन अपना फीडबैक तो हमारे साथ शेयर करते ही हैं, जो कि बड़ा कीमती है हमारे लिए और उनकी पसंद नापसंद की रोशनी में ही उसी के ज़रिए हम जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनको तरतीब देते हैं और वो सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी होती है, जिसमें आपकी दिलचस्पी का सामान होता है और वो फिर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं और उन पर एक्सपर्ट्स को मदऊ करते हैं। और हमें पता चला आपको मौसम बहुत पसंद है। मौसम की सूरत हाल से अब आपको आगाह करते हैं कि आज का मौसम कैसा है। तो इंतज़ार किस बात का है, आइए चलते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश और बुलंदवाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। दीगर शहरों में आज मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद फिजाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात कर लेते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 13 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, तो आपको बताते हैं जहां आज मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बादल छाए रहने की पेशगोई की है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं सवात की, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। शदीद बर्फबारी के बायस शाहराह बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद है। सयाहों और मकामी अफराद को सफर से गुरेज की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं सुबह पंजाब की तरफ, जहां ज्यादातर अजला में आज मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक ने पंजे गाड़े हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। सूबाई दारुल हुकूमत की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत होने पर शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का जिक्र कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 17 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान में
कम से कम टेम्परेचर 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मरी, गिलियाद और गिरदो नवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। रकबे के लिहाज से अब बात कर लेते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम की, जहां ज्यादातर अजला में आज मतला साफ रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का अगर हम जिक्र करें तो उसका दर्जा हरारत कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं आखिर में सुबह सिंध का मौसम, जहां आज सारा दिन सूरज चमकेगा। और कराची का दर्जा हरारत आपके साथ अगर हम शेयर करें तो आपको बताते हैं कम से कम टेम्परेचर 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो हैदराबाद में आज बारिश बरसने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो नाजरीन, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और नजर ने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया कि मौसम मुल्क भर में किस तरह का रहने वाला। और मौसम के बाद अब बात करेंगे कुछ बच्चों के हवाले से। तो नाजरीन, बच्चों की ज़िंदगी में पढ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि उसमें क्रिएटिविटी की भी इम्पॉर्टेंस हमें समझने की ज़रूरत है। बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनको उभारना कितना ज़रूरी है। और एक रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में क्रिएटिव स्किल्स और इनोवेशन में पाकिस्तान 132 कंट्रीज़ में 99 नंबर पर है। और तहकीक से ये भी बात साबित हुई है कि वो बच्चे जो पढ़ाई के अलावा तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं वो मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं और नए आइडियाज़ पेश करने की सलाहियत भी उनमें ज़्यादा होती है। लेकिन ये तख्लीकी सरगर्मियाँ होती क्या हैं और क्या ये सरगर्मियाँ सिर्फ आर्ट्स तक महदूद हैं या इनके दायरा कार में कुछ और चीज़ें भी आती हैं? इसके अलावा एक और सवाल ये है कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को आखिर हम बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। और इन तमाम पॉइंट्स पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट आफाक मंजूर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहला सवाल तो यही है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये क्रिएटिव स्किल्स कितनी ज़रूरी है। और एक अक्सर हम ये जुमला सुना करते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमने ये बहुत सुना है। Thank you very much, Najam, for having me here, and I'm really enjoying this new set. Thank you. I think I can also enjoy the creative skills in this set as well. बहुत अच्छा जो है इसके अंदर वो एक एम्बियंस बहुत अच्छी आ रही है इसकी अर्ली मॉर्निंग के शो के उसके हवाले से भी। तो सेट डिजाइनर को क्रेडिट देते हैं हम। बिल्कुल, this is also creativity that you innovate with a new thing. So, जो आपने बात की कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अच्छा, ये शायद उस वक्त की बात है जब पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल कोई दौर नहीं होता था और बच्चे हर वक्त खेलते रहते थे। मैं इस बात का आगाज़ यहाँ से करती हूँ क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल ना पेरेंट्स में और बच्चों में पढ़ाई के हवाले से। और एक ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि बच्चे को स्कूल कब दाखिल करवाया जाए ना, अर्ली एज का। तो मैं ये हमेशा बात कहती हूँ कि ये उस वक्त में जब एक माहौल ऐसा था कि बच्चों के पास आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, हमारी फैमिलीज़ जो थी वो कलेक्टिवली रह रही थी, कंबाइंड फैमिलीज़ जिसको अब जॉइंट फैमिलीज़ कहते हैं, रिश्तेदारियाँ और सब इकट्ठे लोग रहते थे। बच्चों के पास बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती थी घूमने की, फिरने की, बातें करने की, सारा दिन गली में बाहर खेलना या मोहल्ले में खेलना, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना। तो उनके पास शायद वो वालिदैन उनको इस चीज़ पे एग्री नहीं कर पाते थे कि आपने बैठना है, पढ़ना है और पढ़ाई के लिए वक्त निकालना है। शायद उस ज़माने के लिए तो बात ठीक थी, लेकिन जो आज का दौर है जिसमें बच्चे के पास पढ़ाई के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में अब वालिदैन बच्चों को ये कहते हैं कभी उठ भी जाया करो, पढ़ने से थोड़ा सा वक्त निकाला करो, बाहर निकलो, खेलो, आउटडोर एक्टिविटीज करो, बाहर जाओ, खेलो, किसी से बात करो। देखिए, ये वक्त के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें इवॉल्व करती हैं और जैसे आपकी ज़रूरियात चेंज होती हैं, आपका वक्त चेंज होता है, इसी तरह से आपके सोल्यूशंस भी जो है वो चेंज होते हैं। अच्छा अफाफ, ये भी ज़रा सोल्यूशन बता दें कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतें तो खुदा की तरफ से होती हैं, खुदादाद सलाहियतें होती हैं, इसके मालिक होते हैं बच्चे। इनको बेहतर किस तरह से हम बना सकते हैं? वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं इनको निखारने का?
इसमें ऐसा है कि वालिदैन का किरदार तो आप देखें कि हर लिहाज से वालिदैन एक रोल मॉडल भी हैं, वालिदैन फैसिलिटेटर भी हैं, वालिदैन जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए भी हैं। वालिदैन के पास तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिससे वो बच्चे की शख्सियत को निखार सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम असल में जो क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको भी समझें। क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आपने मतलब बल्ब भी ईजाद करना है तो आपने कोई क्रिएटिविटी आप एडिसन बनेंगे या आप कोई नई चीज़ बना देंगे तो आप कहेंगे आपका बच्चा क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी इज़ अ लाइफ स्किल एक्चुअली। क्रिएटिविटी जो है वो आपकी ज़िंदगी की एक बहुत अहम स्किल है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। मैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर वो है तो आप यकीनन एक क्रिएटिव इंसान हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाएं तो आपने उनके अंदर ये वाली ट्रेट्स इनकलकेट करनी है। ठीक है। अच्छा, उसमें एक जो सबसे बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन योर एटीट्यूड। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मेन थिंग। यानी अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। अच्छा, आपको रिजिडिटी जिन लोगों के रवैयों के अंदर होती है वो कुछ भी नया सीखने नया करने की उनके अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं होती, वो नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से आप के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो होनी चाहिए। यानी आप फौरी तौर पे देखें कि आप इस वक्त सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के मुताबिक मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अपने बच्चों को सिर्फ सिखाते हैं मैथमेटिक्स की हद तक। हमें लगता है कि वो जो क्वेश्चन और उसमें मकसद यही होता है कि नंबर आ जाए, नंबर आ जाए। हमें लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दैट। असल में वो मैथ्स की इक्वेशन हल करना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वो है जो हम लाइफ स्किल्स को जो है लाइफ सिचुएशंस को कैसे सॉर्ट कर रहे हैं, उनको कैसे हल कर रहे हैं। और उसमें आप देखें कितनी छोटी छोटी सी सिचुएशंस होती हैं। यानी आप बच्चे को दें वो अपॉर्चुनिटीज। जरूरी नहीं है कि आप हर बार प्लेट में खाना उसको निकाल के दें। आप उसे ये दें कि उसको पता चले कि उसने कैसे, अगर थोड़ा सा उसका दूसरा बर्तन थोड़ा सा दूर है तो उसने करीब कैसे करना है, उसने अपनी चम्मच को होल्ड कैसे करना है। ये बड़ी अर्ली एज की बात कर रही है। ठीक है। और इसी तरह से उसने नेविगेट कैसे करना है। ये बड़ा ज़रूरी बात कर रही है क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें इंटरनेशनल वो वीडियो थी डिफरेंट कंट्री की, जहाँ पे वो मदर जो है अपने बच्चे को खुद कुकिंग के साथ हेल्प करना सिखा रही है, जिसमें बच्चा गन तो डाल रहा है लेकिन यहाँ की जो हमारे पाकिस्तानी माँ है ना वो जरा इरिटेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड मट्टी में नहीं खेलना है कि हाँ किचन में गंद हो गया है, बर्तन तोड़ दिया, इस तरह। तो आपको बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है बच्चों के लिए। मुझे बताइएगा कि आपने डेवलपमेंट की तो बात कर दी, बताया किस तरह उभार सकते हैं क्रिएटिव स्किल्स को। रुकावटें कौन कौन सी हैं आजकल के दौर में जो आप देखती हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो बच्चों की क्रिएटिविटी के दरमियान आती हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्रिएटिव नहीं हो पाते, कुछ नया सीख नहीं पाते? देखिए, जैसे अभी ज़ैड ने भी बात की कि मट्टी में नहीं खेलना और ये सब चीज़ें नहीं करनी। दिस इज़ नेचर एक्चुअली। आप जितना नेचर के करीब होंगे, आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करने की, आप उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सीख सकेंगे, आप उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो सकेंगे। तो जो मॉडर्न लाइफ है उसमें हमारा सबसे बड़ा अलमिया, बल्कि डिजिटलाइजेशन ही आप ये कह लीजिए, डिजिटल दौर है। इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप नेचर से दूर हो गए और क्रिएटिविटी है नेचर के पास। जी। हम जब अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताते हैं कि आपने कोई क्रिएटिव राइटिंग करनी है, आपने कोई अपने आप को क्रिएटिव रखना है, कुछ नए आइडियाज़, और इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिविटी इज़ नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिव राइटिंग ना। ठीक है, क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है। वो स्किल आपकी म्यूज़िक में भी हो सकती है, वो आर्ट में भी हो सकती है, वो आपकी फ्लुएंसी में, गुफ्तगू में भी हो सकती है कि आप किसी के साथ बात किस तरह से करते हैं, वो आपके बिहेवियर में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिएक्ट और यू रिस्पॉन्स द सिचुएशन, दिस इज एक्चुअली क्रिएटिविटी, कि आप किस तरह से उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या करते हैं। सो जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है वो ये कि हम नेचर से दूर हैं। आपने नेचर के करीब जितना रहेंगे आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स जो उतनी ज़्यादा डेवलप होंगी। अब अगर बच्चे जो हैं, ये जो हमारी ये जो लाइट्स हैं, स्टूडियो लाइट्स हो गई या घर में जो लाइट्स होती हैं, ये एक्चुअली क्या करती हैं, ये हमारे अंदर एक कोर्टिसोल लेवल होता है उसको ज़्यादा करती है, मेलाटोनिन लेवल जो है उसको कम करती है। ठीक है। अब वो जो है ये लेवल सारे आपको नेचर में डे लाइट में मिलते हैं। आप जितना डे लाइट में आप काम कर सकेंगे, आप जैसे अभी कह रही थी, हम बात कर रहे थे कि आप सुबह अगर 6 बजे या 7 बजे उठती हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने दिन को मैनेज कर लेती हैं। ठीक है। तो जो अर्ली राइजर्स हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने क्रिएटिव लोग हैं, आप देखिए कि वो अर्ली राइजर्स होंगे। या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो हो सकता है कि रातों को जाग कर काम करने वाले लोग हों। एक किताब है द सीक्रेट ऑफ 5 AM, यानी सुबह 5 बजे लोग उठते हैं, उनके पास क्या सीक्रेट होता है। अच्छा। तो ये वो वक्त हैं, वो नेचर के वो टाइम है जो आप यूटिलाइज करते हैं। लेकिन ये आप कब अपने बच्चों में डेवलप कर सकेंगे? जब आप खुद कर रहे हैं, जब आप खुद ठीक है, जब आप खुद सुबह 5 या 6 बजे उठेंगे। ये बड़ा जरूरी है कि आप पहले अपने आप पे तो जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करें और वो नहीं आपको देख के बच्चे सीखें। बच्चे आपको आप बजाय जुबान से उनकी तरबियत करते रहें, आप अपने अमल से साबित करें। आप आज के दौर में अगर आप उन्हें कमरों के अंदर बिठा के रखेंगे, मोबाइल के सिर्फ इस्तेमाल में देखेंगे,
देखिए मेरे पास पिछले दिनों एक मदर आई हूँ, बड़ी ओबेसिटी में था बच्चा ना, तो मैंने कहा तुम कुछ खेला कूदा करो, तुम खेलते क्यों नहीं हो? तो कहता है मैं खेलता हूँ। मैंने कहा क्या खेलते हो? कहता है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैंने कहा कहाँ खेलते हो? तो वो अपने पैड के अंदर फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो आप जस्ट इमेजिन कि आज के ये तो दौर में आपने very वही confident. मिसाल कोट कर दी जो बड़ी पुरानी है कि कुछ खेला करो ना, तो डॉक्टर ने 10 दिन बाद क्या डॉक्टर ने क्या खेला? कहता मैंने सांप वाली गेम खेला। हाँ नहीं, तो वो ये मतलब बीइंग अ डॉक्टर जो है, मैं इस चीज़ को खुद रोज कोई ना कोई आए ना दिन कुछ ना कुछ जो है वैसी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ये सब बच्चे कर रहे हैं, तो वो खेल तो रहे हैं लेकिन वो मोबाइल के अंदर खेल रहे हैं। हम देखते थे कि पहले जो है ना तख्लीकी सलाहियतें जो हैं बच्चों की बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें टीचर्स भी करते थे, वालिदैन तो करते थे। मतलब आपने कोई ऐसे राइटिंग करनी है तो आपको कोई भी एक टॉपिक देते थे और कहते थे आपने खुद लिखना है, जैसा मर्जी लिख के ले हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आजकल बच्चों के इतने इतने नंबर आ रहे हैं बोर्ड वालों के पास। मैं कहता हूं कि जो 4-5 नंबर रह गए हैं अब वो भी उन्हें दे दें मेरी तरफ से। देखिए इसको आपने क्या करना है? अच्छा मतलब रट्टा सिस्टम है, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, इसको मैं नाम देती हूँ इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। बेसिकली हम अपनी नेशन को, हम अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअल स्लेवरी का शिकार बना रहे हैं। यानी इंटेलेक्चुअल स्लेवरी क्या है कि आपने किसी एक स्कॉलर ने किताब लिखी है और आपका मैट्रिक से लेके इंटर तक का बच्चा जो है ना वही इंग्लिश ऐसे राइटिंग उस किताब से पढ़ता है और यकीन जाने ये चीज मैंने खुद स्टॉप कोमा ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि उस पैराग्राफ को मुझे कहा गया प्रॉपर लर्न करें और राइट करें। हालांकि ऐसे राइटिंग होना चाहिए, ऐसे राइटिंग इज बेसिकली क्रिएटिव स्किल। बिल्कुल ठीक है, उसका मकसद ही बच्चे की क्रिएटिव राइटिंग को डेवलप करना है। और एक किताब में एक मजमून एक आदमी ने लिखा हुआ है और आधे से ज्यादा कौम उसी मजमून को प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा ये तो इंग्लिश हो गई या उर्दू हो गई, लैंग्वेज हो गई। आप देखेंगे जो आर्ट या ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होता है वो भी बेसिकली उसका मकसद ही बच्चों के अंदर क्रिएटिव स्किल्स या उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आप वो वाला सब्जेक्ट यूज करते हैं। बट व्हाट वी डू, वी ड्रॉ अ थिंग, हम एप्पल ड्रॉ करते हैं और उसको रेड कलर पकड़ा देते हैं कि आपने इसके अंदर रेड कलर ही करना है। यानी अगर बच्चा उसके अंदर रेड कलर नहीं करता तो टीचर उसके मार्क्स काट। बिल्कुल। सो दिस इज नॉट क्रिएटिविटी दैट यू आर। आपने अगर उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है, जैसे मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, तो इसी तरह से वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने आप उसे रेड करने पर मजबूर करी, उसने हो सकता है ग्रीन एप्पल देखो। हाँ, बिल्कुल। अगर वो येलो भी बनाना चाहता है तो उसको पसंद हो ग्रीन एप्पल। ठीक है, मतलब आप देखें हम तो बहुत महदूद होकर सोचते हैं ना। अब तो वैसे ग्लोबलाइजेशन हो गई है, बच्चों को आइडिया हो गया है, वो वाले फ्रूट्स के नाम आपको बताएंगे, वो वाली एनिमल्स आपको बताएंगे कि जो आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो सिर्फ वो नहीं देख रहे। किसी जमाने में वही चीजें होती थी जो फल सब्जियां हमारे घरों के बाहर मिलती थी, हमें वही पता होता था, वही व्हीकल जो हमें नजर आती थी वही पता होता था। तो अब तो बच्चों के पास इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का एक फ्लो है और वो अवेलेबल है और डाइवर्सिटी बहुत है। क्रिएटिविटी सीखने की जरूरत है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, आप उसको रिप्रोड्यूस कैसे कर सकें, आप उसको यूटिलाइज कैसे कर सकें। दैट मींस कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर को भी कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है अपने सिलेबस के अंदर, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग के अंदर। तो बहुत शुक्रिया फाफ आपका, आपने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई और हमारे नाजरीन को भी। तो नाजरीन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना और अपने बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए थोड़ी सी खुद भी कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि टीचर्स के भी ट्रेनिंग में इजाफा हो। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आप आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब मौजूद है। उनके साथ मुल्की सियासत पर अक्सर बात होती रहती है। आप रोज़ाना किसी न किसी टीवी प्रोग्राम में भी सियासत पर उनके बेलाग तबसरे और तज़िये सुनते रहते हैं। मगर आज हम दानियाल साहब से कोई सियासी बात नहीं करेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ राज जो उससे पहले कोई टेलीविज़न पे नहीं आए, पर आज वो हमसे बात करेंगे। बिल्कुल, हम ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो दानियाल साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर उनकी हम जिंदगी का मुख्तसर सा जायजा लें तो उनका ताल्लुक नारोवाल के एक बड़े नामी गरामी सियासी घराने से है। उनके वालिद साहब अनवर अजीज चौधरी साहब, उन्होंने पंजाब की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दानियाल अजीज ने सियासी लेगेसी को आगे बढ़ाया। 1988 में बोस्टन यूनिवर्सिटी में माहौलियात की तालीम मुकम्मल करने के बाद लोकल सतह पर उन्होंने सियासत में कदम रखा, फिर तहसील लेवल पर भी खुद को मनवाया। 1991 से 1993 तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नारोवाल के रुकन रहे। साथ ही 1997 में पहली बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और 2002 में दूसरी मरतबा MNA बने। 2013 से 2018 बतौर रुकने कौमी असम्बली पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। इसके अलावा वफाकी काबीना और बड़े बड़े हुकूमती इदारों में खिदमात सर अंजाम दी और उन्हें इन्हीं खिदमात के एतराफ़ पर तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। आइए दानियाल अजीज साहब से बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान दानियाल साहब। हेलो दानियाल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम आ वालेकुम, रही है। कैसे हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। दानियल साहब आप खैरियत से हैं? जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया में लेने का। दानियल साहब आपसे जानना चाहेंगे आजकल क्या मसरूफियत चल रही है, फैमिली को टाइम दे रहे हैं या सियासी सरगर्मियों में ज्यादा मसरूफ हैं? जी सियासी सरगर्मियां में बिल्कुल मसरूफ हैं। जैसे मैंने आपको बताया है काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ चैनल्स पे और सुनो पाकिस्तान पे भी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारी सियासी जमातें हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी का कोई खात्मे का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए एक नई सोच पैदा करने के लिए, एक नया प्लान लाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं बिहाइंड द सीन्स वो मसरूफ़ अमल हैं इस सिलसिले में, और इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में वो चीज़ बरूए कार लाई जाएगी और सामने सबके आ जाएगी। अच्छा दानियाल साहब, अगर हम बात करें तो आपका शकरगढ़ के और जो गुज्जर ख़ानदान से, गुज्जर बरादरी से आपका ताल्लुक़ है, ये सुनते ही ज़हन में पहला ख्याल ये आता है कि बड़ी बड़ी ज़्यादा हवेलियाँ होंगी बड़ी, और वसीओ अरीज़ गाय भैंसें होंगी, खेती बाड़ी का काम होगा। आपका ख़ानदान ज़राअत से वाबस्ता है या कोई और कारोबार करते हैं? जी मेरा इलाका ज़रूर ज़राअत से वाबस्ता है। मैं बज़ाते खुद काश्तकार नहीं हूँ, और मेरी जो रोज़ी रोटी है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना के मैं मार्केट में बेचता हूँ, तो उसके ज़रिए से। लेकिन मेरी फैमिली जो है, और हमें फ़ख्र है इस बात का, हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, और अपनी तालीम के बलबूते पे और अपनी मेहनत के बलबूते पे मेरे वालिद साहब ने एक सियासी करियर बनाया, और मैं फिर उसको लेके आगे चलने के तो मैं मसरूफ़ हूँ। दानियल साहब जाहिर बात है माशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब हैं, और कामयाबी के लिए अच्छा साथी होना, लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की बड़ी इंटरेस्ट रहता है आप लोगों में कि सियासत पे तो ये बड़े कामयाब हैं, लेकिन ये ज़ाती ज़िंदगी में क्या इनके मामलात हैं, हमें ज़रा बताइएगा। आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, या लव हो के अरेंज हुआ या अरेंज हो के लव हुआ? जी इसमें जैसे कि आपको पता है मैं इंतहाई दर्जे का मसरूफ़ था 2001 में, 2000 में, क्योंकि पाकिस्तान में हम एक नया निज़ाम तश्कील दे रहे थे और पुलिस ऑर्डर को तब्दील कर रहे थे। आईनी तरमीम जो है तैयार की गई थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर औरतों को और माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा किरदार किया गया था पाकिस्तान की तमाम सतहों पे, और उसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म भी इन्वॉल्व था, ऑडिट का निज़ाम जो है वो तश्कील दिया था, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो तश्कील दिया था। तो इस मसरूफियात में ये पॉसिबल ही नहीं था कि मामलात जो हैं उस तरफ जाए जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए वो काम के सिलसिले में से ही ये बात निकली। तो उन दिनों में जो है ये हो गया। हमारा एक ही बेटा है, उसका नाम निकाह है, वो आजकल पढ़ रहा है, और वो इकोनॉमिक्स और दानियाल साहब पढ़ाई की बात हो रही है तो आप खुद भी बाहर तालीम हासिल करते रहे हैं, तो जो स्टूडेंट बाहर तालीम हासिल कर रहा होता है ना, वो फिर खाना पकाना तो आपको पता है बाहर खुद ही करना पड़ता है। कोई खानसामे कोई शेफ तो वहाँ मुयस्सर नहीं होते, तो बताएं कुकिंग कर लेते हैं, कोई शौक है आपको या बस बामरे मजबूरी? और आप अगर अकेले होते हैं तो क्या बनाते थे सबसे पहले? ये बिल्कुल मैं इंतहाई दर्जे का खाने पकाने का शौकीन हूँ, और मेरी जो बहुत फेमस डिशेस है वो उनमें से एक बीफ ब्रोकली है, जो कि चाइनीज़ डिश है, वो सिचुआन स्टाइल में जो ज़रा मिर्चों वाली होती है उसमें। और उसके बाद जो एग नूडल्स हैं वो मैं बहुत अच्छे पकाता हूँ। फिर मुख्तलिफ किस्म के जो देसी खाने हैं उनका भी बड़ा शौक है मुझे। ज़बरदस्त। पाया का और वो तमाम चीज़ें जो बताते हैं कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो तमाम मुझे पसंद है। खास तौर पे जो दादा दरबार के पास जब हम छोटे थे, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो वो रावियन थे, तो वहाँ पर वो रोइंग टीम के हिस्सा थे। तो हम वालिद साहब जब हम छोटे थे तो हमें रावी पे लेके जाते थे सारे फैमिली को, महीने में या 2 महीने बाद एक दफा। तो हम पिकनिक मनाते थे। तो रास्ते में एक बहुत ही मशहूर दारुल माही है, वो वहाँ से हमेशा मच्छी लेते, तो वो भी मेरी बड़ी फेवरेट है। फिर बैंक स्क्वायर लाहौर में एक चाचू चाट है, वो कभी आप खाएं तो आपका ये तो आपने नाम इतने मजे का लिया, चाचू चाट। हम लाहौरी हैं और ये चाचू चाट से तो हम भी मुतारिफ नहीं है। वो अलबत्ता जो आपने दारुल माही की बात की उसके तो हम मदा हैं। जब आप कभी बैंक स्क्वायर जाएं तो आप उनको बोलें, और अगर मेरा नाम लेंगे तो फिर आपको स्पेशल वाली बना नहीं, हम जरूर ढूंढेंगे चाचू चाट को। अब तो ये जरूर, अब तो हम पे फर्ज हो गया। दानियाल साहब जाना, ये जो आप माशाल्लाह आपने बताया कि जितनी लोग मुजरे सेहत खुराक करार देते हैं आप वही शौक से खाते हैं, और ये जो पाए ये वो जब आप खाते हैं तो आप पे भी इसके असरात होते हैं। आप माशाल्लाह बड़े गुड लुकिंग हैं।
ज़माने तालिब इल्मी में क्या होता था, लोग जो स्टूडेंट्स होते थे आपके इर्द गिर्द, वो आपको अपना लीडर बनाते थे, आपसे इंस्पायर होते थे, क्या होता था उस पर? बस वो मैं अपना जब स्टूडेंट लाइफ में था तब भी मैं पॉलिटिक्स में था, तो अपने क्लास का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं। और उसके बाद जब मैं बाहर गया तो वहाँ पर माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और मैं यकीन जाने के क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई थी और मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। मेरे वालिद साहब जो है वो 3 साल के लिए उस वक्त जेल में चले गए थे मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में। मेरी वालदा बीमार हो गई थी, तो वहाँ पर मेरे भाई बहन थे, मेरे चाचा थे, उन्होंने मेरा ख्याल रखा जितना वो रख सकते थे, लेकिन मुझे काम भी करना पड़ता था। तो वहाँ जाके फिर मसरूफियात की वजह से जो है मुझे नहीं ये दिलचस्पी रही और बल्कि वक्त ही नहीं रहा। तो वहाँ पर मैंने मुझे इतना जल्दी थी वापस पाकिस्तान आने की कि वहाँ पर अपने अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से मुझे एक स्पेशल प्रोग्राम था जो 5 ईयर BA MA प्रोग्राम है, उसमें मुझे दाखिला मिल गया, जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स को उस साल मिला था, जिसमें 40-45 हज़ार स्टूडेंट हैं। तो इसमें मैंने फिर वो अलाउ करते हैं आपको जो अच्छे स्टूडेंट हैं कि वो अपने अंडर ग्रेजुएट में ही ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज ले सकते हैं। बहुत खूब। दानियाल साहब, आप तो काफ़ी डिटर्मिन्ड और पैशनेट स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करना हो, उनकी इस तरह की प्रोफाइल होती है माशाल्लाह। अच्छा बताइएगा, अगर तफरीह की हम बात करें तो फिल्म ड्रामा पसंद करते हैं, कौन सी फिल्म पसंद है, पाकिस्तानी या इंटरनेशनली? और पाकिस्तानी ड्रामे में ये आपने चर्चा तो सुनी होगी, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज आजकल चल रहे हैं, तो कोई पसंद आया? जी, वो मैं बड़े शौक से फिल्में देखता हूँ, लेकिन ज्यादातर सच्ची बात यह है कि वो वेस्टर्न फिल्में हैं। इंडियन फिल्मों में मैं को इतना कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। लेकिन जो ड्रामे हैं पाकिस्तानी, इसमें अगर आपको याद हो, बात तो पुरानी है, मैं भी उस वक्त छोटा था, लेकिन एक प्रोग्राम चला था, एक ड्रामा चला, उसका नाम वारिस था। जी जी, बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो वो मैं बड़े शौक से देखता था, लेकिन अभी तो फ्रैंकली टाइम ही नहीं मिलता। ये आप लोगों के साथ मसरूफ अमल रहता हूँ मैं, या फिर और चीज, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गया अब। लेकिन ये है कि इधर उधर से मैं अपनी फूफियों से या अपनी फैमिली से सुनता हूँ कि जी वो टर्किश ड्रामे बड़े अच्छे चले हैं, वो जो डब होके चले थे एक जमाने में पुर्तगाल के नाम से, तो वो बस बताते रहते थे, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं देखा, सच्ची बात। अच्छा दानियाल साहब, आप माशाल्लाह खुद भी खुश शक्ल हैं और मतलब आपने वारिस ड्रामे की भी बात की, बड़ा शोरा आफाक ड्रामा है। अगर आपको किसी फिल्म या ड्रामा की ऑफर हुई या किसी किरदार की, तो क्या आप कर लेंगे, पसंद करेंगे उसमें काम करना? ट्रिकी क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल में मेरी जिंदगी वैसे ही एक बहुत बड़ा अपना ड्रामा और फिल्म चल रही है, सक्सेसफुल वन। तो इसमें ये है कि इससे जो असल मेरी ख्वाहिश है ना जिंदगी की, वो नहीं है कि मैं इधर उधर मुख्तलिफ कामों में वक्त ज़ाया करूं। मेरी असल ख्वाहिश ये है कि मैं पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर देखूं, और मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है पाकिस्तान के लिए। मुझे और कोई, मैंने सारे काम जो है वो पीछे छोड़ दिए। सबसे पहले मेरे लिए पाकिस्तान था, और जब से मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तब से मैं ये बात कर रहा हूँ। और बस छोटा मोटा कोई किचन चलाने के लिए या जिंदगी बसर करने के लिए जो जरूरियात जिंदगी है उसके लिए खुद थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान बटा जाता है, लेकिन बाकी सारा का सारा फोकस जो है वो पाकिस्तान पे। अच्छा दानियाल साहब, चले ये तो हमें पता चल गया कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो भाई कोई इस तरह की ऑफर ना करे दानियाल साहब को। दानियाल साहब, अगर हम देखें कोई सियासी फिल्म अगर आप डायरेक्ट करें, तो जो टॉप लीडरशिप है उसमें आप देख लें, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, बलाना साहब, ये सारे नाम हैं, इमरान खान को भी आप शामिल कर लें। ये बताएं कि फिर उस फिल्म का नाम क्या होगा और किस सियासतदान को कौन सा किरदार आप देंगे? बारी बारी नाम लेते हैं, आप बता दीजिएगा, आसानी करते हैं उसमें। जरदारी साहब। जी, इसमें बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये सारे ही जो है इनको मैं जानता हूँ काफी अच्छी तरह, क्योंकि एक उम्र 32-33 साल हो गए मुझे सियासत करते हुए। 1991 में जैसे आपने बताया पहली दफा इलेक्ट हुआ हूँ, तो एक खानदानी तौर पर भी इनके साथ शोल्डर्स रब करने का बड़ा मौका मिला है। लेकिन मुझे सिर्फ, वो सब अच्छे हैं, मुझे कोई किसी के साथ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो इशू है मेन, मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इनमें से किसी के पास भी नहीं है। और उसकी वजह ये है कि ये ज्यादातर जो है इंतजामिया के तैयार करता है, और यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी जो कि नहीं थी इंतजामिया की तैयार कर दी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं रंगों में रंगी गई है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है, हमारी इंतजामिया गल छड़ गई है। तो वो जो मुतालिया है, वो जो रिसर्च बेस है, वो जो नॉलेज बेस है कि पूरी की पूरी इंतजामिया को किस तरह से आपने एक नए रास्ते पे चलाना है, वो मैंने खुद अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में करके दिखाया।
जो ये मुकामी हुकूमतों का निज़ाम था, जो सिविल सर्विस रिफॉर्म की मैंने अभी पहले आपको बताया सारा, और उसके लिए मुझे तमगे मिले और वो कामयाबी से किया। तो हमारी सियासी बरादरी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है दानियाल साहब। लेकिन चले हम इस सवाल को मजीद प्रिसाइज करते हैं। हम कोई नाम लेते हैं, आपके ज़हन में जो भी उस सियासतदान से मुतालिक कोई ख्याल आता है, कोई जुमला आता है, कोई नाम आता है, आप जरूर शेयर करें। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब से हम शुरू करते हैं। जी जी, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अब काफी अपना उन्होंने वो जो कोई अगर कोई कमी पेशी थी उनकी जवानी में तो वो काफी पूरी कर लिया, बस करें। जी, नवाज शरीफ साहब को क्या किरदार देंगे? उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि उम्र कसीदा हो गई, उनकी सेहत इजाजत नहीं देती है, वो भी बस करें। और शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में तो कहा जाता है बड़े मुतहर्रिक हैं और सोते कम है, जागते ज्यादा हैं, काम ज्यादा करते हैं। हाँ। उनके लिए कोई ख्याल मशवरा? और उनकी ऐसी सोच भी है कि मुल्क के मसाइल ठीक होने चाहिए। उनको मैं ये कहूंगा कि खुदा के लिए ये कमेटी, ये टास्क फोर्स, ये वर्किंग ग्रुप, ये चीजें बनानी बंद करें और कोई फैसला लेने की कुव्वत पैदा करें। खुदा के लिए पाकिस्तान, वो कहते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है कि इवन अ बैड डिसीजन इज बेटर देन नो डिसीजन। कोई तो फैसला ले लो, कमेटी पे कमेटी, टास्क फोर्स पे टास्क फोर्स। जी, मरियम नवाज साहिबा को क्या किरदार देंगे? मरियम नवाज साहिबा को मैं ये अर्ज करूंगा कि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम गवर्नेंस थ्रू अनाउंसमेंट करनी बंद करें और अमली तौर पर जो पाकिस्तान की असल जरूरियात है उनके ऊपर फोकस करें। अच्छा दानियाल साहब, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए क्या आपका मशवरा है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा कि खुदारा जो आपकी पार्टी की जो एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है कम्युनिज्म और सोशलिज्म का, आप काइंडली इकोनॉमिक्स पढ़ लें थोड़ी सी। आपकी जमात में कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, कोई इकोनॉमी का माहिर भी नहीं है, तो आप प्लीज इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ लें। दानियाल साहब, अक्सर जब आप कोई भी करियर चूज कर लेते हो, उसमें मेहनत भी कर लेते हो, कामयाब भी हो जाते हो, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पछतावा सा होता है कि यार ये क्या हो गया, मैं क्यों इस करियर में आ गया। ऐसा कभी कोई मौका आया आपकी जिंदगी में जहाँ पे आपने सोचा हो कि मैं सियासत में क्यों आ गया? कोई भी रिग्रेट आपका सियासत में या इसके अलावा? अगर मुझे मौका मिले ना जी कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा बसर कर सकूं, तो मैं फिर, अगर मैं मर के भी दोबारा पैदा हो गया तो मैं फिर पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाजिर हूंगा। इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है। अगर कोई रिग्रेट है तो वो ये है कि अभी तक जो है मैं पाकिस्तान को वहां देख नहीं सका जहां मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का असल मुकाम है। इस बात का मुझे दुख है बस। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त दानियाल साहब आपने बात की। सियासतदान अपनी नहीं सोचता बल्कि मुल्क की सोचता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज सियासत से हटके हमने दानियाल अजीज साहब से कुछ गपशप की, उनकी जिंदगी के जो राज थे जो कि पहले आपको मालूम नहीं थे उनको अफशा करने की हमने कोशिश की। उन्होंने कुछ दिल की बातें हमारे साथ शेयर की, बातें की, बड़ा मजा आया और आपको भी मजा आया होगा। अभी नाजरीन वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ऐसे ही मजे मजे के सेगमेंट बाकी है, तो हम ब्रेक से वापस आते हैं। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब बात करेंगे एक ऐसे फनकार की जो ना सिर्फ मौसीकी का एक बेमिसाल और लाजवाल सितारा थे, बल्कि उनकी धुनें आज भी समातों को मशहूर कर देती हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की, जिन्हें क्लासिकी मौसीकी का जादूगर कहा जाता है। उनकी तख्लीकी सलाहियतों ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीत दिए और उसे बामे उरूज तक पहुंचाया। बिल्कुल उज़ैर, और ख्वाजा साहब का फ़न महज मौसीकी तक ही महदूद नहीं बल्कि वो एक फ़िलॉसफ़ी, शायर और गहरी सोच के हामिल इंसान भी थे। और उनकी कॉम्पोजिशन जैसे जाग उठा है सारा वतन और मेरा लौंग गवाचा आज भी उस दौर की हमें याद दिलाता है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आजकल शादियों का सीज़न ज़ोरों पर है और हर तरफ मेहंदी, बारात और वलीमे की रौनकें हैं, लेकिन ऐसे ही में जो जिल्द के मसाइल हैं, मौसमी असरात उन पर पड़ते हैं और जिसकी वजह से आपकी जिल्द जो है ख़राब हो जाती है और हमारी खुद की केयरलेसनेस की वजह से भी हम कभी कभी ख्याल उनका नहीं रख पाते। ख़ास तौर पर जब सर्दी की आमद होती है तो जिल्द हम देखते हैं कि खुश्क और बेरौनक हो जाती है और इसका असर शादियों की तैयारियों पर भी खासा पड़ता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि खास तौर पर इस मौसम में पाकिस्तान की 60% खवातीन ऐसी हैं जो जिल्द की खुश्की और दीगर मसाइल से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। और आपने उज़ैर बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन एक रिसर्च हमें बताती है कि पाकिस्तान की ये जो सीज़न है जिसमें आप ज़्यादा
मेकअप का इस्तेमाल करते हैं या आप केयर नहीं कर पाते हैं अपनी जल्द की, तो उसमें 35% तक आपकी जो स्किन है ख़राब हो जाती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि स्किन को किस तरह ग्लोइंग स्किन की तरफ लाया जाए ताकि आप खूबसूरत लग सकें और मेकअप के बगैर भी अगर कोई आपको देखे तो वो अच्छा महसूस करे। इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटी आइकॉन हैं, मारूफ ब्यूटी एक्सपर्ट हिफ्जा साद खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान हिफ्जा। Thank you so much Uzair and thank you Najaf for हिफ्जा, calling सबसे me. पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि मतलब सैलून के मामलात किस तरह से हैं, शादियों का सीज़न है, ब्राइड्स का कितना दबाव है आप पे, लेकिन आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ। अब माशाल्लाह आपकी 2-3 ब्रांचेज हैं, तो ये आगाज़ किस तरह से था आपका? Najaf, इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि माय बैकग्राउंड इज़ इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, सो मैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही थी और आराम से आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग दैट एंड आई यूज्ड टू पेंट आल्सो। सो बड़ी दुल्हन बनने की आपको पता है ना बड़ी ख्वाहिश होती है और आपने ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत लगना होता है उस दिन। वो इस लम्हे का जो है ना वो आपको खास इंतजार होता है। अभी मुझे लड़कों का नहीं पता बट लड़कियों को पता है। लड़कों को भी बड़ा इंतजार होता है आजकल, लड़कों को भी इंतजार होता है ना, देखें अब। और उसमें आई थिंक इट्स द थिंग अबाउट बिकमिंग अ ब्राइड, इट्स मोर देन एनीथिंग एल्स, मैंने दुल्हन बनना है। सो आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रही थी टू माय डे, but unfortunately to the dream that you've lived for so long, on the day it wasn't as pleasant. So मैं फिर एंड में मैं रोना शुरू हो गई बिकॉज मुझे मेकअप नहीं समझ आ रहा था, मुझे सेटिस्फाइड नहीं, कुछ सैलून की मुझे सेटअप नहीं समझ आ रही थी, कुछ कॉपरेशन की बहुत कमी थी। खैर एनी हाउ वो बड़ा बुरा सा दिन गुजरा और मैंने स्टेज पे भी जाने से इनकार किया। तो फिर अच्छा, यानी इस हद तक मामलात खराब हो गए। फिर मेरे भाई ने कहा नहीं जाना तो है। अच्छा खैर सो बट खैर इट वाजंट अ हैप्पी डे फॉर मी। तो उस दिन आपको एहसास हुआ कि मुझे इस फील्ड के अंदर कुछ करना अच्छा है। उस दिन तो नहीं हुआ ना, जब फिर कुछ अरसे बाद मैंने सोचना शुरू किया कि क्यों नहीं दे पा रहे हम सर्विस टू द ब्राइड्स हु वांट टू फील लाइक अ ब्राइड, हु वांट टू बी ड्रेस्ड अप, हु इज हर्ड, हु इज लिसन टू। सो मैंने फिर इस कॉन्सेप्ट को सोचना शुरू किया। फिर आई स्टार्टेड डेवलपिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 5 रीजंस टू बी हिफ्जा खान ब्राइड, कि हम आपको मिलेंगे भी, हम आपको करके भी दिखाएंगे, फिर हम आपको पूरा डेमोज देंगे कि आप क्या लगेंगी उस दिन। मे बी यू लाइक इट, मे बी यू डोंट लाइक इट। तो इनिशियली टाइम शुरू में तो बहुत था, तो पूरा हम उनको इस चीज में काफी मैंने आपके बारे में सुना है कि आप काफी ब्राइड को पैम्पर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्राइड उस जज्बाती दौर से गुजर रही होती है, माइंड में इतना सब कुछ चल रहा है, मेसी फील हो रहा है। नफ्सियाती मदद भी फराहम करती है। नजफ यू सी व्हेन शी इज कमिंग, तो क्या सैलून सोचता है कि वो रो के आ रही है। शी इज लीविंग हर हाउस टुडे, शी इज ट्रॉमेटाइज्ड, देयर इज सो मच हैपनिंग फॉर द इवेंट, ऑन द इवेंट, इन-लॉज, घर वाले, हस्बैंड, आप उसके प्रेशर को समझ ही नहीं रहे। एंड देन यू वांट हर टू लुक हर बेस्ट ऑन द डे। आई मीन कैसे करेगी अगर सैलून कोऑपरेट नहीं करेगा, वो तो नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये साइकोलॉजिकल हेल्प भी बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो आई डेवलप दिस कॉन्सेप्ट। तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था, वो कहती थी आप इतनी अच्छी क्यों हैं। मैंने कहा ट्रस्ट मी। और हमारे यहाँ पे रिवाज ऐसा है कि अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो अगला सोचता है कोई मतलब है, कोई मतलब होगा, चीज़ है। ये इतने स्वीट क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये इतने स्वीट क्यों हो रहे हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज दैट आई एक्चुअली वांटेड टू ड्रेस देम अप एंड आई यूज्ड टू टेल देम लुक मैं तुम्हारा पूरा डे प्लान कर रही हूँ, तुम इतने बजे आओगी, इतने बजे शूट होगा, इतने बजे जाओगी। रीटच नहीं ऑफर करते, मेकअप नहीं देते ब्राइड को साथ। आई मीन देयर इज सो मच टू इट ना, जस्ट वो एक सैलून बिकम्स द नेल इन द कॉफन। अच्छा हिफ्जा, ये तो आपकी जर्नी का आगाज हो गया। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं शादी के सीजन के हवाले से, क्योंकि आपको पता है ये स्टार्ट हो गया है। अब ट्रेंड्स बदल गए हैं शादियों के, और जो ब्राइड्स हैं उनका अवेयरनेस भी ज्यादा है, नॉलेज भी ज्यादा है, उनको प्रॉपर वही चीज चाहिए जो वो चाहती हैं। ऐसे ही है। तो किस तरह आजकल, सबसे पहले बताइएगा ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और जब कोई इस तरह का क्लाइंट आपके पास आता है जिससे कहा जाता है मुश्किल क्लाइंट है, जिसकी समझ नहीं आ रही, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो कैसे करते हैं? क्लाइंट को भी नहीं पता क्या कर रहा है। अच्छा नजफ, मैं ना आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज सारी ब्राइड्स को देखना चाहती हूँ जरूर, कि जो सोशल मीडिया है और जो उसके फिल्टर्स हैं, प्लीज उनसे एक हद तक ही मुतासिर हो। बिकॉज इतने फिल्टर्स हैं पिक्चर्स के ऊपर कि आप यकीन करें हम मेकअप कर रहे होते हैं, सर्जरी नहीं। एंड यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू लुकिंग एट द सैलून पिक्चर्स कि ये फिल्टर्स हैं या ये एक्चुअल पोजीशन है ब्राइड की, और अगर ये ऐसे लग रही है तो फिर क्या इवेंट पे ऐसे लग रही है। सो प्लीज डू नॉट कंपेयर योर ओरिजिनल लुक टू अ लुक दैट यू विल गेट आफ्टर फिल्टर्स ऑन द पेजेस। वो एक फर्क कॉन्सेप्ट है। सो उधर से ना, एंड आई थिंक दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ dissatisfaction in girls where you see a totally flawless look, which maybe is only possible for a few who have very good skin, but not for everybody. So this is one concept that we need to be clear on. The second thing, sorry, जी please, and the second thing is कि आप अपना color मत change कराएं. So Very important. Very important, because if you stick to your own color, your beauty comes out the best. And आप white is not in, and thick bases are not in, and आप अगर fair करने के चक्कर में
लेयर्स पे लेयर्स क्रिएट करते हैं, सो आप ओरिजिनल लाइफ में तो यू टोटली लुक ऑफ, एंड हमारी ब्राइड्स पे अनफॉर्चुनेटली प्रेशर होता है टू लुक वाइट. सो ये 2 मैसेजेस हैं जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहती हूँ कि कीप इट नेचुरल एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. ये बड़ी अच्छी आपने हकीकत जो है ना आश्कार कर दिया देखने और वालों पे सबसे कि कम से कम जो फिल्टर्स है ना उनसे इंस्पिरेशन लेना बंद कर दें खुदारा. ज़हर उन्होंने कहा है कि हम मेकअप कर रहे हैं, हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं. जो सबसे ये इम्पोर्टेंट बड़ा अहम मैसेज है. बट जब सर्जरी से भी ये रिजल्ट नहीं आएगा. इवन सर्जरी कांट गिव यू द फ्लॉलेस स्किन, दोस फिल्टर्स विल गिव यू. सो ये भी दिमाग में हमने इसको लेके चलना है. अच्छा हिफ्सा, हम देखते हैं कि जो भी ब्राइड आपके पास आती है, आपकी तो एक्सपर्टीज है, आपने तो उसे हसीन तरीन बनाना ही है. जी ऐसे ही है. दुल्हन के एंड पे क्या है, उसे क्या करना चाहिए, मतलब आने से पहले अपनी स्किन केयर का कितना ख्याल रखना जी, चाहिए, जरूर. और शादी से पहले कितने दिन पहले बिल्कुल, बिल्कुल. उसे ये मामलात जो हैं वो तरतीब दे देने चाहिए. बिल्कुल. देखिए मेरा तो ख्याल है कि द गर्ल्स एज सून एज दे हिट 15-16 शुड बी टोल्ड टू टेक गुड केयर ऑफ द स्किन, बिकॉज हम एक स्किन केयर इज जस्ट लाइक आप कहें कि आप पानी पीते हैं कि नहीं. आप पानी पियेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं पियेंगे तो नहीं रहेंगे. सो आई टेल एवरीबडी यू इवन इफ अ जूस इज गुड फॉर यू, तो मैं शादी से 2 दिन पहले आपको 2 लीटर्स और 10 लीटर्स ऑफ जूस तो नहीं पिला सकती. बिल्कुल. सो आप में यू हैव टू हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन जिसमें क्लेंजिंग है, टोनिंग है, एक्सफोलिएशन है. अगर आपकी स्किन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, अगर आप एक पैटर्न फॉलो नहीं करेंगी तो आप इवन टू द डेट ऑफ योर वेडिंग यू विल नॉट गेट एनीवेयर. और अगर आपने मिनिमम नहीं कर पाई हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करें. यू हैव टू, आप पौधे की निगहदाश्त करेंगी तो फूल उगेगा ना. सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू टू ब्राइड्स कि आपने मिनिमम 6 मंथ्स पहले अपना. लेकिन ज्यादातर इस तरह नहीं होते कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ही होती है कि आप भी कोई जादू करें बस आखिर में. उज़ैर देखिए मैं जादू कर भी देती हूँ और हो भी जाता है. उतर देखिए, जाएगा मुंह भी तो जादू, धुलना है, मुंह भी तो धुलना है ना. मतलब बाकी सब ने अभी it was ridiculous. आपने ये जो बात का मंजर बयान किया ना ये बड़ा दर्दनाक. आपको रियल स्टोरी सुनाती हूँ. जी, जी, please. मैंने ब्राइड को रेडी किया एंड 2-3 दिन हम उन्हें करते रहे, तो बाहर से बहुत लोग आए हुए थे, तो आराम से वो कुछ आए वो पार्टी मेकअप के लिए बाद में, तो उन्होंने कहा कि वो दुल्हन आपने रेडी की थी. मैंने कहा जी जी. सो वो हमने देखी बाद में, तो मैंने कहा जी जी. तो मतलब मैं क्या उन्हें कह सकती थी, देखिए वी डू ट्रांसफॉर्म बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड स्किन का कलर कुछ भी हो सकता है ना, जब यू कुड बी फेयर, यू कुड बी टैन, यू कुड बी डार्क, बट आप उसको हेल्थ तो दें. हेल्थ दे सकते हैं, उसको आप health ग्लो दें, दे glow सकते दे हैं, सकते अपना हैं, खाना ठीक खाना करें. ठीक करें. अच्छा हिफ्जा ये बताइए कि शादी के बाद जब आप ब्राइडल मेकअप के लिए जाते हो, उससे पहले तो आपकी स्किन ऑलरेडी मेरे हाल में थोड़ी सी डल हो जाती है, टैन हो जाती है, क्योंकि प्रेशर है, आप रोते बहुत हैं, फिर वो एक एंजाइटी अटैक भी आपको होते हैं कुछ ब्राइड्स को, फिर एक्नी हो जाती है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, एक्नी है, उसको स्ट्रेस की वजह से एक्नी हुई है, वो खा कुछ नहीं रही, तो उस सूरत हाल में आप स्किन को किस तरह प्रेप करती हैं कि मेकअप आपका अच्छा लगे? अच्छा देखिए, एक तो हमारे पास चूंकि ब्राइड्स की सबकी मीटिंग्स हो रही होती हैं और मिनिमम 1 to 2 months इन एडवांस वो हमें मिल रही होती है. अच्छा. हाँ जी. तो बिफोर मैरिज? जी बिफोर मैरिज 1 to 2 months पहले मिल रही होती है, तो हम उनको पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि ये इश्यूज हैं और हम इनको रिजॉल्व करेंगे. कुछ इश्यूज हम आपके साथ मिलकर रिजॉल्व करेंगे और कुछ इश्यूज ऐसे हैं दैट वुड नीड मोर हेल्प. सो वी गाइड देम कि वो हेल्प आपको कहाँ से मिल सकती है. सो दिस इज समथिंग दैट वी टेल देम वे इन एडवांस कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें. अच्छा, ऑन द डे तो नजफ आप हमारे पास कोई भी स्किन ले आए और कोई भी इशू ले आए, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं. बिकॉज लेट्स सपोज अगर हम अच्छा, मेकअप की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेकअप में हम 2 चीज़ें कवर कर रहे होते हैं. एक होती है कलर करेक्शन, विच मीन्स कि आपको हम किसी भी रंग का बना सकते हैं. सो और दूसरी चीज़ होती है अगर आपके फेस पे माइनर रिंकल्स हैं तो ऑफ सम एक्सटेंट वो कवर हो जाते हैं, बट और कुछ हद तक स्कार्स कवर हो जाते हैं. बट एक्ने इज अ प्रोट्रूजन, इज समथिंग ऑन टॉप ऑफ योर स्किन, बट फॉर दैट वी रियली टेल देम कि आपने उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो स्किन से मैच कर देते हैं. सो एंड रिजल्ट ब्राइट तो हम हर एक को ही बना लेते हैं और बहुत अच्छी बन जाती हैं, बट द मेन थिंग इज दे हैव टू फोकस ऑन द स्किन. अच्छा, ये जो आपने इतने कॉन्फिडेंस से हिफ्जा कहा है कि हम इसको टैकल कर लेते हैं, क्या इसका अमल दखल ये आजकल के जो नए ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें वाइटनिंग इंजेक्शन है, बोटॉक्स है और भी ऐसे बहुत सारे इंजेक्शंस और पीलिंग वाले ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप अप्लाई करवाती हैं या उसकी तरफ सजेस्ट करती हैं? आपकी क्या राय है इस तरह के ट्रीटमेंट्स के बारे में? अच्छा देखिए, अभी ना वी हैव टू बी वेरी केयरफुल on aesthetics is something that is developing in Pakistan. Yes. And some of the clinics are doing these days especially good work. ये चीजें आपने अगर करनी है ना तो this is at least a few months in advance to your शादी, because you have to understand कि anything which is peeling, anything which is going to kind of make your skin abrasive has to be done
2 से 3 महीने वेरी पहले। वाइटल मैसेज। हाँ जी, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लड़कियों को बताते हैं जब वो हमारे पास आती हैं कि अब इस टाइम के बाद आपने से इफ यू गोइंग फॉर माइक्रो नीडलिंग और से इफ यू गोइंग फॉर डर्माब्रेशन और यू गोइंग फॉर एनी, उस हवाले से भी आप सजेस्ट करती होंगी? डिपेंड्स ऑन द स्किन जी, Okay. डिपेंड्स ऑन द अच्छा हिफ्जा, स्किन। ये भी बताएं कि डेली मेकअप जो करते हैं लोग उसको ज़्यादा देर तक बरकरार रखने के लिए कुछ टिप्स अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें तो। अच्छा जी, अगर आप डेली मेकअप को चाहते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग रहे तो कम लगाएं, कम लगाएं। कम लगाएं। आप Yes, सिर्फ yes. कम लगाएं और उसको आप अब डिपेंडिंग ऑन योर स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कम लगाइए और वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लगाइए, सो वो स्टे करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसका ऑयल कंट्रोल प्राइमर लगा के लगाइए तो वो ज़्यादा स्टे करेगा, बट द की इज़ कम लगाएं। तो जब आप ज़्यादा लगाते हैं ना तो इट स्टार्ट्स टू ब्रेक अप, एंड ज़्यादा लगा के तो आपको पता है मैन डोंट लाइक सो मच मेकअप, वो तो एकदम से ऑफ हो जाते हैं। मतलब आप मियाँ है या आपके फ्रेंड्स हैं या जैसे भी है, ये आप less समझ is लें, more। आपने सादा अल्फाज में बाद में मुझे समझाना नहीं। हाँ, सादा अल्फाज में कम लगाएं। अगर आपको उनकी बात नहीं समझ आ रही ना तो मेरी तो बिल्कुल नहीं, मुझे वो शुरू वाली समझ आई है कि कम लगाएं। कम लगाएं, एंड मेकअप फिक्सेस यूज कर सकते हैं हम। जी, मेकअप जी, फिक्सेस जी। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा हिफ्जा, कुछ ऐसी ब्राइड होती है, एक तो रोती बहुत है, दूसरी ब्राइड ये होती है जो हंसती बहुत है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, और उनकी हाँ। लाफ लाइंस बन जाती हैं। आप कौन सी वाली ब्राइड थी, पहले ये भी बता दें। मैं हंसी बहुत, आप ठीक तो है? वैसे भी मतलब- खुश मिजाज हैं यहाँ पर। अच्छा नजर, जो लाफ लाइंस है ना, लाइक हम कहते हैं जी लाफ लाइंस बन जाती हैं। सो अभी टॉपिकल हाइलुरोनिक एसिड बहुत अवेलेबल हो गया है, हम तो खैर 15-20 साल से लगा रहे हैं, तो वो बड़ा कंट्रोल करता है। वो हम ब्राइड्स को फिर दे देते हैं होम केयर में, अच्छा कि हाइलुरोनिक एसिड यूज करें। और दूसरा ये कि चूंकि हमने मेकअप किट साथ दी होती है तो brides उसमें को। मेकअप स्पंजेस, पफ, लिपस्टिक, आईलैश ग्लू, एवरीथिंग इज विद हर। So if she feels के आ रहे हैं तो हम उनको सिखा भी देते हैं कि आपने इस तरह इसको puff कर लेना है, इसको cover बट मैं आपको फिर कह रही हूँ कि बेस पहले ही कम लगाएं। अगर बेस आपकी कम लगी हुई है तो लाइंस नहीं विजिबल होंगी, एंड दैट इज द टेक्निक और दैट इज द स्किल द सैलून्स हैव, बिल्कुल। दैट बिकॉज हम जब खुद लगाते हैं तो हमसे कंट्रोल नहीं होता। हिफ्जा, उनको उन सोशल मीडिया पेजेस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के आपके काम को मुश्किल बना रहे हैं? आप जैसे जो अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा सा हकीकत पर मबनी काम किया जा रहा है, ब्राइड्स को आगाह अच्छी किया services जा दे रहा रहे है हैं। बिल्कुल स्किन के हवाले से, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पेजेस है ना जो कि आपको बिल्कुल अनोखा दिखाते हैं और एक और दुनिया में ले जाते हैं, आपको लगता है शायद आप ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल। और कोई आपकी रिंकल नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, उनको क्या मैसेज मेरा देना प्लीज चाहेंगे? आपको सबको मैसेज है, और ये प्लीज थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, कि अनलेस यू हैव सीन अ रियल ब्राइड, प्लीज डू नॉट बुक दैट सालन। आप जाइए, आप उनसे कहें जी हमें ब्राइडल हॉल में लेके जाएं, और इंसिस्ट करें कि हमें लेके जाएं, हम देखना चाहते हैं। या किसी ब्राइड को आपने किसी इवेंट पे देखा है, उससे पूछें, एंड देखें इट इज नॉट अबाउट मेकअप, इट इज हाउ शी इज ट्रीटेड व्हेन शी लैंड्स। अब हमारी ब्राइड आती है, उसको लोग रिसीव करते हैं, उसको आराम से बिठाते हैं, जूस पानी पिलाते हैं, पहले उसका रोना धोना चुप कराते हैं, उसके बाद उसकी मसाजेज हो रही हैं, फुट मसाज हो रहा है, कंधे दबा रहे हैं, यू टेकिंग केयर ऑफ हर, एंड देन द मेकअप इज अ पार्ट ऑफ इट। तो अनलेस आपने किसी ब्राइड का एक्सपीरियंस नहीं सुना उसके मुंह से कि वो जब किसी सैलून पे गई थी एंड हाउ शी वाज ट्रीटेड और वो कैसी दिख रही थी, आप प्लीज सैलून ना बुक करें। सोशल मीडिया पेजेस को पेज देख के सैलून बुक करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ ब्राइड मेक्स। बिल्कुल ठीक। मतलब सोशल मीडिया की हकीकत जो है ना वो हकीकत नहीं वो होती, वो जब filters पर मबनी आप है। जाके देखते हैं ना तो वो फिर कुछ और ही निकलता है। और उसमें नजफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राइड का मूड ठीक रखना होता है, और हमारे एटीट्यूड्स और हमारी बॉडी वो तो मेरे ख्याल लैंग्वेज में पूरी से फैमिली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ब्राइड है, ठीक होगी ठीक तो होगी सब तो उसी के लिए surrounding देखिए ठीक सब है। कुछ तो ब्राइड के लिए हो रहा है। बिल्कुल। द एंटायर इवेंट शी हैज टू अंडरस्टैंड दिस फॉर हर। तो अगर हम उसका मूड ही खराब कर दें, व्हिच कुड बी एनीथिंग, कि छोटे नेल पॉलिश खराब हो गई, मेरी लैश मुझे थोड़ी सी मेरा irritate कर dress रही है, late हो गया है, थोड़ा jewelry खुला है, late हो थोड़ा गया अब हमने ब्राइडल टेलर्स भी बिठाए हुए हैं, हमने डॉक्टर्स ऑन बोर्ड किए अच्छा हैं। इतनी सहूलियत दी जी हैं जी, यहाँ। ब्राइडल जबरदस्त। टेलर्स हैं, डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, तबीयत खराब हो जाती है दुल्हनों की, देन यू कैन हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट भी, आंखों के इश्यूज आते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, वो फौरन फोन पे आते हैं, अटेंड करते हैं, बिकॉज इसी माँ ने तो घर से भेज दिया है, अब किसकी जिम्मेदारी है, वो तो मेरी लेकिन जिम्मेदारी टेक है। केयर तो आप पूरा हाँ जी। अच्छे से कर रहे हैं। जी, जी, अच्छा जी। लास्टली हिफ्जा में ये बता दें कि सैलून्स का जो स्टाफ है वो फीमेल्स ज्यादा जी, ऐसे ही उसमें, है। तो सैलून्स का क्या रोल है वुमेन एम्पावरमेंट में? देखिए अगर हम चाहें तो हम एक बेहतर पाकिस्तान बनाने में मदद कर सकते हैं। सो माई विजन इवेंचुअली बिकेम कि मैं ये देखना शुरू हुई कि मेरे स्टाफ के बच्चे नहीं पढ़ रहे, एंड देन हम कहते हैं ना कि ओके यू एंटर द एयरपोर्ट, और पाकिस्तान पे तो वो नज़र ही नहीं आता जो हम देखते हैं और जगहों पे, और बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। तो आवाम को तालीम चाहिए, तालीम माँ ने देनी है, माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो बच्चा स्कूल जाएगा। सो हमने इधर जो 5 किस्म की सिक्योरिटीज़ हम अपने स्टाफ को देते हैं, उसमें
उज़ैर, एक सबसे पहले सिक्योरिटी है कि फ्री ट्रेनिंग। सो दीज गर्ल्स आर, आपने शायद हमारे कोई प्रोग्राम्स देखे भी होंगे, ब्रिकलिन से लेके फ्रॉम ऑर्फनेजेस टू अबैंडन फैमिलीज टू डिफरेंट फैमिलीज ये गर्ल्स हमें ज्वाइन करती हैं। ऑब्वियसली मैनेजमेंट पे और ऑल लेवल्स पे और भी आ रही होते हैं बच्चे, उनको हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं पहले, वी डोंट चार्ज देम। उसके बाद द फर्स्ट सिक्योरिटी वी क्रिएट फॉर देम इज़ अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, की सैलरी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम उनकी मेडिकल देयर ऑल इंश्योर्ड, उनकी ओपीडी फ्री होती है। जबरदस्त। जो माएँ सिंगल हैं उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन सैलून अरेंज करता है, एंड हम इनको लीगल सिक्योरिटी देते हैं। बिकॉज अगर किसी का खुला का केस, डाइवोर्स का केस, इतनी मारपीट हमने देखी है, और हम हमारे सैलून की लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ नहीं कर सकते। सो ये एवेंचुअली करते करते एक इदारा एक ऐसे इदारे में चेंज हो गया है कि ना सिर्फ हम ब्राइड्स एंड क्लाइंट्स की वेलबिंग को देख रहे हैं, वी आर एंड वी आर लुकिंग एट द वेलबिंग ऑफ अ गर्ल्स वेरी क्लोजली, कि अगर वो आई हैं तो वो एक अच्छे माहौल में रहें। अच्छा, हमारे पास उज़ैर ऑन आवर फ्लोर्स वी डोंट इवन हैव अ सिंगल मेल टेक्नीशियन। सो माशाल्लाह मेल्स का दखल बिल्कुल नहीं है फ्लोर पे। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेल बिकॉज आई वांट टू सेव देम फ्रॉम harassment, and that is something that we did see while we were working in different organizations, and that is very critical. So we save them, we give them a very safe protected environment, and alhamdulillah the numbers are growing. We have quite a lot of staff. So ये सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। फिर फूड होता है ऑन बोर्ड फॉर द डे फॉर ऑल ऑफ देम, इट्स क्वाइट अ ह्यूज नंबर। सो ये सब हम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, बड़ा आसानी से अल्लाह में आसानियां पैदा कर देते हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल देखिए, आप लोगों के लिए आसानियां क्रिएट कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी और एग्जांपल भी हैं लोगों के लिए। आपके साथ इतनी अच्छी गपशप हमारी रही कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला, और मतलब हमें लग रहा है कि आपके साथ एक और हमें जो है ना अभी और बड़े सवालात हैं। आप करें जी, एंड आई विल बी वेरी फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू पास ऑन दीज मैसेजेस, बिकॉज देखें ये एक साल आना है, अगर हम सब मिलके ये करें और हम सब मिलके इन बच्चियों को एलिवेट करें तो वी कैन टेक इट। इतना अच्छा सेगमेंट आपके साथ रहा है, हम चाहेंगे एक ट्यूटोरियल भी हम अपने नाज़रीन के लिए यहाँ पर करेंगे आपके जो साथ, सिग्नेचर है आपका, हाँ, ताकि हमें प्रैक्टिकली भी पता चल सके कि हिफ्जा जो है किस तरह ट्रीट करती है। सेट हमारा हाजिर है और यहाँ पे हमारे पास हम यहीं पे आपको करके दिखा देंगे। नो वरीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए बाकी हैं, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। सर्दी की आमद है और अभी तक तो आमद नहीं है, लेकिन आगे चल के हो जाएगी। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि नज़ला ज़ुकाम जो कि अभी से शुरू हो गया है, गला ख़राब और बुखार जैसी बीमारियां जो हैं, हमें इनका सामना करना पड़ता है, इनसे लड़ना पड़ता है बाकायदा। वायरल इन्फेक्शंस का ये मौसम है और हमारी सेहत को बेहद मुतासिर करता है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, उन पर तो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। और हालिया दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मौसम सरमा के इब्तदाई दिनों में वायरल इन्फेक्शन के केसेस में तेज़ी देखने को मिलती है, और आलमी अदारा सेहत के मुताबिक सर्दी के मौसम में ये केसेस जो हैं 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं, जो और ख़ास तौर पर ये बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़्यादा मुतासर करते हैं। ग़िज़ा और मुतवाज़न खुराक के ज़रिए हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को, इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत सहर चावला। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सहर, ये बताइए कि मौसम बदल रहा है, तो इसमें ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हम जिनका इस्तेमाल बढ़ा दें, जिनका इंटेक बढ़ा दें, तो हम ये इन्फेक्शंस वगैरह से लड़ सकते हैं, इम्यूनिटी जो है अपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अगर आप लोग इजाज़त दें 1 मिनट में मैं वायरल और बैक्टीरियल सर्दी का डिफरेंस बता दूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग यही समझते हैं कि कोल्ड और फ्लू वायरल होता है। वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, आपने पहचानना कैसे है। वो वाली सर्दी जिसमें आपके पास पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं और वो फैलती है, जनरलाइज्ड होती है, सिम्टम्स हर ऑर्गन में फील होते हैं, चिल्स होते हैं, वो आपके पास वायरल होता है। और वो वाली जो सिर्फ गले तक महदूद होती है, जिसमें गले में आपके पास दर्द होता है, वो बैक्टीरियल होता है। वायरल 2 से 3 हफ्ते रहता है, बैक्टीरियल लंबा रहता है। वायरल जो होता है उसमें ज़्यादातर खुश्क खांसी होती है, और अगर बलगम आए तो बलगम सफ़ेद या क्लियर होती है। जो बैक्टीरियल होता है, फर्क बताने से जरूरी है, दोनों का इलाज डिफरेंट है। और जो बैक्टीरियल होता है आपके पास, उसमें आपके पास येलो किस्म का स्प्यूटम आता है, यानी आपके पास जो बलगम है वो येलो आती है, और उसमें आपके पास ड्राई खांसी नहीं होती है। ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अगर आपका फ्लू आगे ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस से एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, वो वायरल है। नमूनिया जो है बच्चों में खाली वायरल होता है, बड़ों में बैक्टीरियल और वायरल भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, अब हम इस पर आ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या जो है वो मॉडलिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपको वायरल है आपके पास, तो आपकी डाइट में जो एक चीज़ डेली बेसिस पे इंक्लूड होनी चाहिए, वो सुबह 1 टेबलस्पून 100% ऑर्गेनिक नारियल का तेल,
माँ के दूध के बाद एक चीज़ है लॉरिक एसिड, जो सबसे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनो प्रोटेक्टिव एजेंट है, वो आपके पास नारियल के तेल में मौजूद होता है। अदर देन जैतून का तेल आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। वरना तो शहद ही सुनते हैं आज तक। शहद भी है, उसकी मैं आपको एक ड्रिंक बताऊंगी 9 इंग्रेडिएंट्स की। जरूर बताइए। अच्छा, आपके पास एक बहुत तरह की बेरीज होती हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को सिर्फ स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी का पता है। आपके पास एल्डर बेरी इज अ काइंड ऑफ बेरी जो आपके पास ग्रोसरी स्टोर्स में आपको ड्राइड और फ्रोजन फॉर्म में भी मिले, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके पास वायरल फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। लहसुन का इस्तेमाल बैक्टीरियल फ्लू के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? लहसुन में आपके पास क्लास ऑफ सल्फर कंपाउंड्स होती है जिसको एलिसिन कहा जाता है, और 33 मजीद काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बहुत काम आते हैं। जैसे नारियल के तेल का जो वो है लॉरिक एसिड, वो वायरस के अगेंस्ट काम आता है। जो गार्लिक का एलिसिन है वो बैक्टीरियल के अगेंस्ट काम आता है। लहसुन को इस्तेमाल करने का तरीका ये, एलिसिन को एक्टिवेट करने के लिए लहसुन का क्लोव छीलें और लहसुन को कभी फ्रिज में ना रखा करें, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। उसको बाहर हवा में रखें, 30 मिनट जब आप उसको हवा में रखेंगे एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद हिम्मत करके उसको चबा लें। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इवन कि यूटीआई, नाक बंद करके चबा लें। नाक बंद करके, बिकॉज वो थोड़ा सा होता है ना उसका मुश्किल होता है, उसकी तो स्मेल नहीं फिर भी आपको कड़वा ही देगा क्योंकि Stingy है, लहसुन फायदा बहुत है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक को ये आपके पास ट्रीट कर लेता है। एक मैं आपको Very good. ड्रिंक बताने लगी हूँ। अच्छा, क्या हम इस पे बात कर सकते हैं कि कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी है फ्लू ठीक करते क्यों हुए? नहीं? ये बिल्कुल बहुत करें, इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। करें, बिल्कुल। करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, बुखार उतारने की कोशिश ना करें जब आपको फ्लू होता है। अच्छा। चाहे वो बैक्टीरियल है Very चाहे वायरल है, important. वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है बुखार आपको होता क्यों है? बुखार आपके पास रिस्पॉन्स है जिस्म का कि मैं तुम्हें इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश कर रहा Oh हूँ। my God. बुखार को तेज चढ़ने दें, बल्कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा कपड़े चढ़ाएं, बुखार को मजीद तेज चढ़ाएं। याद रखिएगा, वायरस टेम्परेचर से डरता है। जहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहां वायरस भी मरता है, वहां बैक्टीरिया भी मरता है। जितना टेम्परेचर चढ़ेगा वायरस बैक्टीरिया मरेगा। बुखार जो है आपके पास बॉडी में, आपके पास एक आर्मी होती है इम्यूनो प्रोटेक्टिव सेल्स की, टी सेल, उसको किलर टी सेल कहा जाता है। किलर टी सेल का काम होता है खास करके वायरस को जाके मारना। बुखार किलर टी सेल को एक्टिवेट करता है। बुखार आपके पास एक बड़ा ही पोटेंट किस्म का, खतरनाक गंदे किस्म का इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बढ़ता है। उसको कहते हैं IL-6, इंटरल्यूकिन 6। बुखार इंटरल्यूकिन 6 को नीचे लेके जाता है। बुखार वायरल फ्लू के लिए बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि वायरल फ्लू में इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैलता है। ठीक है, बुखार आपके पास इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मेरी थ्रोट से स्टार्ट हुआ है ना, उसको मेरे लंग में नहीं जाने देगा। बुखार उसको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, वहां से रोक लेगा उसे। रोक लेगा। दूसरी गलती लोग हम देखते हैं एंटीबायोटिक का बेदरेगा इस्तेमाल शुरू यही कर बात देते है। हैं, हर ये खत्म आपने हो। इतनी एसेंशियल इस वक्त मैसेज दिया है, क्योंकि अमूमन लोग यही सबसे पहला काम उज़ैर हम यही करते हैं बुखार उतारो। कि आपका गला खराब है और आपको बुखार हो गया तो आपने कहना गला तो ठीक हो जाएगा, खा लो दवाई। टेम्परेचर के लिए कोई मेडिसिन ले लेते हैं, हम ये करते हैं। डोंट डू दैट। चढ़ने दे खुद को बुखार। अच्छा, जैसे ही आपको अर्लीस्ट सिम्टम आता है ना कि आपकी तबीयत खराब है, आपने वेरी सिंपल एक ड्रिंक बना लेनी है जिसकी रेसिपी मैं बाद में बताऊंगी। मैं दूसरी गलती बता दूं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की एंटीबायोटिक्स वाली। एंटीबायोटिक्स ना लें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं याद, टचवुड, मैंने लास्ट टाइम एंटीबायोटिक कब लिया था, और हर इंसान को नहीं याद होना चाहिए, लेकिन मैं जिससे भी पूछूंगी उसको याद होते उसने एंटीबायोटिक कब लिया। इसका मतलब आपने ज्यादा लिए। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है, वायरस को मारता ही नहीं एंटीबायोटिक, तो आप क्या मारने निकले हैं? और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आपके पास एंटीबायोटिक जो है पता है क्या करता है? जैसे जो एक आप कह लेना कि अगर आप किसी को एक बात से मना करते रहे, आप थोड़ी देर के लिए वहां से जाएं, दैट पर्सन विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। You know, that person will develop a resistance towards Spring की it. मिसाल ले लें आप। Spring की, हाँ, that's a better example. मुझसे better example है ये। अब एंटीबायोटिक जब आप किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए देते हैं ना, तो वो जिस्म में रेजिस्टेंट स्ट्रेन बनती है कि आ तू अब बिल्कुल। अब अगली बार आ। बताऊंगा, आस्तीनें चढ़ा ली हैं मैंने। अगली बार आ, तो वो अगली बार उस पर असर नहीं करता, और रेजिस्टेंट स्ट्रेन जिसम में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एंटीबायोटिक आपने नहीं लेनी। वायरस को मारने के लिए आपने जो ड्रिंक लेनी है वो है, और बैक्टीरियल फ्लू को, एप्पल साइडर विनेगर, उसमें आप 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। उसमें आप 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। क्यों? अदरक आपके पास ड्राइंग हर्ब है, जिस्म से बलगम को ऐसे साफ करती है, और अदरक में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, जब कोविड आया था उस जमाने में मैंने अदरक पे बड़ी बात की थी, वो क्लिप्स बड़ी वायरल भी हुई थी। अदरक में आपके पास एक मेडिसिनल सब्सटेंस होता है जिंजरॉल। जिंजरॉल आपके पास फ्लू का नेचुरल किलर है। उसके साथ आप 1 से 2 जो क्लोव्स हैं, आधा घंटा हवा में रखने के बाद गार्लिक आप लेंगे, और उसके साथ आप लेंगे या सिद्दर शहद या मेनुका शहद। इसमें एबिलिटी होती है आपके वाइट ब्लड से, शहद में शफा है, हमारे तो मजहब में है ये बात। ये आपके वाइट ब्लड सेल के जो लेवल्स है उसको ऊपर लेके जाता है। इसके साथ आप लेंगे जैतून का तेल या नारियल का तेल। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ?
जो जैतून और नारियल का तेल होता है उसमें वो फैट मौजूद होता है जो इन अदरक और लहसुन के कंपाउंड्स को खींचने में मदद करता है, जिस्म में ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके साथ आप लेंगे द क्वीन ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स, हल्दी। हल्दी हम सबको पता है ना हल्दी कितनी अजीम है, ठीक है? हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन मौजूद है। करक्यूमिन आपके वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी इंक्रीज करता है। और आप लेंगे 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। क्यों? सेब का सिरका एक तो आपका स्टमक एसिड बूस्ट करेगा, जितना भी बैक्टीरिया आता है वो मैदे में आता है उसको मारेगा। दूसरा, स्टमक का सिरका जो है आपकी बॉडी की जो बैक्टीरिया ईटिंग सेल्स होते हैं उसको फेगोसाइट्स कहा जाता है, उसके नंबर इंक्रीज करता है। इतनी सी इनकन्वीनियंस आई है आपको, जरा सी तबीयत खराब है, ये ड्रिंक लेना शुरू कर दो। और इसकी मजे की बात मैं आपको बताऊं, इसको जितनी देर आप फ्रिज में रखते हैं उसकी ताकत बढ़ती जाती है। क्या बात और आपने मजीद ताकत बढ़ानी है तो पूरे का पूरा नींबू काट के उसके सारे हिस्से उसमें फेंक दे। क्यों? नींबू का छिलका कभी ना फेंका करें। नींबू का जो छिलका होता है ना उसमें नींबू के रस से 25 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके ये तो बड़े इल्म में इजाफा किया आपने। बिल्कुल, नहीं तो हम ऐसा होता है जूस निकाल के वो छिलका फेंक देते हैं। नींबू का छिलका रखें। अच्छा सहर, अच्छा, आपने अचार ना में बड़ी- खा जाते हैं, हाँ। लेकिन वैसे आप उसे मजे का फेंक अचार देते में जरा स्पाइसी का होता है। होता है, मजा आ रहा होता है ना। अच्छा सहर, बताइएगा कि हम कुछ लोग कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी इसलिए डाउन है क्योंकि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है, D3 अच्छा की सवाल कमी है, पोटेशियम की कमी है। हम कोशिश करते हैं वेजिटेबल से, फ्रूट से लें भी, लेकिन फिर भी आप जैसे कि जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके 3 से 4-5 दिन के बाद उसके अंदर D3 की कमी शुरू हो जाती है और ये खवातीन में ज्यादा है। बताइएगा कि सर्दी के मौसम में किन विटामिन का ज्यादा इस्तेमाल कर देना चाहिए और वैसे भी गर्मी में कौन से विटामिन लेने चाहिए मर्द और खवातीन दोनों के? जी बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अच्छा, उसी बच्चे के जिस समय विटामिन D3 की कमी होती है जिसकी माँ डी की कमी वाली थी, जिसकी माँ डी की कमी वाली हो, जिसकी माँ ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी वाली हो, B12 की कमी हो, डेफिनेटली बच्चे में आपके पास ज्यादा मुंतकिल होती है। सनलाइट को तो आपका एक्सपोजर रहना ही रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सनलाइट से आपको, मैं आपका भी क्वेश्चन आगे आंसर करती हूँ, एक बात माइंड में आई है, मैंने कहा बता दूं। सनलाइट से आपको सिर्फ विटामिन डी नहीं मिलता है, यूवी रेज भी मिलती है, इंफ्रारेड भी मिलती है। यूवी रेज और इंफ्रारेड जो है आपके दिमाग में मेलाटोनिन इंप्रूव करती है, रिलैक्सेशन हार्मोन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करती है, हमारे सेल्स में नंबर ऑफ ब्लॉक बनाने वाली कंपनियों ने तो यूवी रेज से हमें इतना डराया हुआ है कि कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। वो कैंसर भी कर सकता है, लेकिन जो आपके पास नॉर्मल एक्सपोजर है, सनब्लॉक एक बहुत अच्छी चीज है। नहीं, हम उसको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ डराया इतना कि लोग वैसे ही नहीं उसके नीचे बैठना लेकिन इसका पसंद थोड़ा करते हैं। फायदा भी है मुनासिबत में, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी नीचे लेके जाती है यूवी रेज अगर मुनासिब उसमें, और आपकी बॉडी में रिपेयर को भी ऊपर लेके जाती है। वायरल, इसलिए बुखार फ्लू में बाहर भी, सूरज में भी बैठा करें। अच्छा, विटामिन D3 और जिंक जिस इंसान के जिस्म में नीचे होगा उसको ऐसे जुकाम होगा और उसको ऐसे बुखार होगा, वो इसलिए क्योंकि आपके दिल के टॉप पे ग्लैंड लोकेटेड होता है, थाइमस ग्लैंड, जो कि आपकी जो इम्यून के टी सेल्स हैं, जैसे एक आर्मी कैंप की ट्रेनिंग होती है ना, कैंप है वहाँ पे फौजी की ट्रेनिंग होती है, उसको ट्रेन करता है। जिसके जिस्म में जिंक नहीं होता उसका थाइमस श्रिंक हो जाता है, उसकी एट्रोफी हो जाती है, उसको बुखार, फ्लू, कैंसर और सारी बीमारियां आपके पास ज्यादा होती है। विटामिन, मैं आपको एक बेहतरीन सप्लीमेंट बता रही हूँ, अगर आपको विटामिन डी की कमी रहती है और आपको सूरज का एक्सपोजर नहीं है, अगर आप ये लेंगे इंशाल्लाह आपको फ्लू नहीं होगा। ये D3 का भी रिच सोर्स है, विटामिन ए का भी रिच सोर्स है, के का भी रिच सोर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी रिच सोर्स है जो सोजिश नीचे रखते हैं। कॉड लिवर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखते हैं, जो बड़े लोग हैं, मेरी उम्र के हैं, 30 अबव, 35 अबव, अप टिल 60, छोटी लगती है। मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं 40 साल के करीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो लोग हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे और बूढ़ा कर। आपके पास 1000 मिलीग्राम डेली जो है आपने उसको ब्रेकफास्ट में लेना है। जो लोग आपके पास 20 to 35 की रेंज में है उसको आपने 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली विद ब्रेकफास्ट लेना है। और जो बच्चे हैं आपके पास 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक 250 मिलीग्राम, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बच्चे भी ले सकते हैं, आपने लेना है। मैं आपको बताऊं फ्लू किन लोगों को भी बहुत ज्यादा होता है, जिनके जिस्म में विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए का काम है आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स को मॉइस्ट रखना ताकि आपको बलगम ना हो। तो कॉड लिवर ऑयल में आपको सब कुछ मिल जाता है और जिंक के लिए बड़ा गोश्त। देखिए बहुत सी चीजें आपको बताई हैं, बहुत सी टिप नाजरीन आपके साथ शेयर की हैं सहर ने, और बड़ी कीमती हैं ये चीजें जो आपको बताई हैं। बस करना आपने ये कि इन पर अमल करना है। सहर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन प्रोग्राम में एक वक्त हो गया है ब्रेक का यहाँ पर, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आपने देखना है सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कारोबार की मालियत तकरीबन $5 बिलियन है और हर साल इसमें 15% इजाफा देखने को मिलता है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं जहां पे आपको कम पैसों में अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल सकती है। दिलचस्प बात यह कि सस्ती आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना सिर्फ फैशन का हिस्सा बन रही है और लोग इसकी मदद से अपनी मुनफरिद शख्सियत को भी उजागर कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ कैजुअल और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए
मुख्तलिफ डिज़ाइंस की भी बहुत बहुतात है, बड़ी कसरत पाई जाती है। और इस वक्त हमारे साथ लाहौर से रुबीना मौजूद है, जो एक सस्ती और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट में मौजूद है। हमें बताएंगी कि डिज़ाइन कैसे हैं, कीमत कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अब गोल्ड की प्राइस की वजह से उज़ैर Almost 3 लाख पहन पाते हैं। हाँ, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ लोगों का रुझान है। तो आइए ये पैकेज देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आप मुझे देख रहे हैं लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट में, और हम मौजूद हैं यहाँ पर ज्वेलरी की होलसेल मार्केट में। और हम आए हैं स्पेशल उन ख़वातीन के लिए जो घर पर बैठी काम स्टार्ट करना चाहती हैं। तो आइए हम यहाँ पर विज़िट करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी है और किस किस तरह के ज्वेलरी के डिज़ाइंस हैं। तो हमारे साथ रहिए। कि ये होलसेल मार्केट है, तो कितने लोगों ने आप लोगों को ये देखकर काम स्टार्ट किया? हज़ारों लोगों ने हमें वो हमारी वीडियो देखते हैं, हमें हमारे पास आते हैं वैरायटी लेने के लिए। काफ़ी लोगों ने काम स्टार्ट किया होता है। ये होता है कि जब हमारे पास लोग आते हैं, हमारी भी पूरी कोशिश होती है उसको पूरा गाइड करें, पूरी दुकानदारी करने का तरीका बताएं, डिस्प्ले करने का तरीका बताएं। हमारी वैरायटी यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास होती है। सर, लोगों को हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट बतानी है कि कितना सा काम हो आप लोगों से वो स्टॉक लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15,000 के अंदर बड़ा प्यारा कारोबार हो सकता है। 15,000 रुपये के अंदर भी 15,000 लेके हैं, 20,000 लेके हैं, 25,000 लेके हैं, 50,000। जो जितना गुड़ उतना मीठा है, जितना पैसे लेके हैं उतनी ज़्यादा वैरायटी बनेगी। मुझे भी दिखाएगा, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, चीज़ें हमें जरा साथ साथ दिखाते जाएं, थोड़ी प्राइसेस बताते जाएं। हमारे पास चाइना गोल्ड की वैरायटी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें, आपको दिखाते हैं। ये क्या चीज़ है वैसे? ये बाली है, कांटे हैं। ये बहुत ही रेट मुनासिब है। ये 145 का पड़ेगा। इसके अंदर डिजाइन 145, 1 2 3 4 5 6 पीसेस हैं। और ये डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा हमारे पास है। वाओ, ये देखिए डिजाइनिंग देखिए। और ये भी 146 का ये पड़ेगा आपको सिर्फ 130 का। दस्ता ना, हमारे यहाँ पे प्राइस सब पे लगे होते हैं, हमारे फाइनल रेट लगे हुए हैं। हमारे ये ज़बानी वाला काम नहीं होगा। अक्सर ना वो खौफ ज़्यादा होते हैं, यार हम जाएंगे वीडियो देख के फेक हो सकती है या यहाँ फ्रॉड हो सकता है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमारी हर चीज़ पे रेट लगा होता है। हमारा बड़ा अच्छा रूल है, गाहक अपनी मर्जी से रेट पड़े और ले जाए। अच्छा, मुझे ये दिखाइए, कितना प्यारा ब्रेसलेट है। इसका कहीं ओपन वाला कोई सेक्शन? जी है, ओपन वाला है। ये देखिए, मैं बताता हूँ इसके ना, ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये साइड से खुल जाता है। ये रिंग्स पकड़े हैं इसकी, ये रिंग्स भी है। ये लॉकेट देखें आप, ये पूरा सेट है, कितना प्यारा है। ये देखें, ये खुल गया। ओह नाइस। ये आप पहन भी सकते हैं। ये ला ला ला, कितना अच्छा है। और इसके साथ अगर आप पूरा ये भी पहने और उसके बाद कितना प्यारा है। लॉकेट है, इसकी एक रिंग है और उसके बाद ये इसकी ब्रेसलेट है। वाओ। अच्छा, ये हमारे पास पड़े भी हैं कुछ नेकलेस। ये इसमें नेकलेस की वैरायटी बहुत ज़्यादा। ये नेकलेस है, इसके अंदर लॉकेट में आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये 185 का। कितना अच्छा है, ओनली 185। कितना ज़बरदस्त है। और जेब चेक करें आप, 95 का पड़ेगी आपको। ओनली 95। ये कि लोग परेशान होते हैं कि रमज़ान भी इतने मुनासिब रेट रखा हुआ आपने कि ये तो यार ऐसे बंदा फ्री वाला काम ही हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल फ्री वाला काम है। अच्छा, ये बताइएगा कितना प्यारा है, जैसे मैं भी अपना पहनना चाहती हूँ। कितने की है? ये पड़ेगी आपको 300 रुपये का। ये जोड़ी पड़ेगी। ये घुंघरू वाली है, बहुत हैवी है और एंटीक भी है। इनका जल्दी कलर खराब नहीं होता। चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनी होती है। कितना ज़बरदस्त है। गर्ल्स, शादी भी करीब आ रही है और आपने अगर खुद सा पहनना है तो उस पर ये जो कितना ज़बरदस्त लगेगा। कलर भी, और मज़े की बात है कि जितनी इसके अंदर डिज़ाइनिंग हमारे पास है, कारोबार के वाले से लोग हमारा वो देख रहे हैं, तो वो भी कारोबार के वाले से हमारे पास लोग जिन्हें 1-2 पीस लेना, वो भी हमारी शॉप पे आके ले सकता है। हर चीज़ पे रेट लगा होगा। यहाँ पर कितनी ज़्यादा रिंग्स की वैरायटी है, पूरा बॉक्स है। हमें इसकी भी प्राइस से जरा बताइए। इनकी प्राइस तो वो तो मुनासिब रेट होती है। पता क्या है, रिंग एक बहुत आइटम है। कोई भी औरत है ज्वेलरी नहीं इस्तेमाल करते, रिंग लाजमी इस्तेमाल करेगी। तो 3-3, 4-4, 2-2। ये देखिए 72 का पीस है। कितना प्यारा है, पूरा ओनली 72। और इसके अंदर गोल्डन भी है, सिल्वर भी है, मुख्तलिफ डिजाइनिंग है, मुख्तलिफ वैरायटी है। कारोबार के वाले से मैं बताऊँ ना, तो मैं कहता हूँ जो देख रहा है ना, वो देख रहा है खुश हो जाएगा कि इतनी ज़बरदस्त वैरायटी और इतने मुनासिब रेट पे। जो बाहर से 300-400 का पीस मिलता है और यहाँ से कितने का मिल रहा है? 72 का। ओनली 72। वाओ। अच्छा, मुझे लगता है कि जो गर्ल्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, अच्छा ब्राइडल पर या वलीमा पर जिनकी शादी होनी होती है ना, तो उन्होंने सिंपल एक बार ज्वेलरी पहननी होती है। ऐसी तो वो फिर आए और लें, और कितनी प्यारी है। वाओ। आप यहाँ पर जो हैं गर्ल्स अपना शौक पूरा कर। हमारे पास इतने नेल्स पड़े हुए, इनकी प्राइसेस जरा बताइएगा। नेल की प्राइस तो बहुत मुनासिब है। तकरीबन 20 रुपये भी है, 25 वाली भी है, 30 वाला भी है, 100 वाला भी है, 150 वाला भी है, 200 वाला भी है। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा फैंसी दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई है।
बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज है। टेल्स है ये पड़ेगा आपको 195 का पड़ेगा ये। अब ये पूरी बॉक्स पूरे बॉक्स। ये इंपोर्टेड है, अच्छी क्वालिटी वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20 वाले, 25 वाला, 30 वाला, वो भी मेरे पास है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको ना। अच्छा, मैं पहले ये खुद डिजाइनिंग देखकर देखें आप। इतना हैरान हुई, मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से एक एक चीज उठा लूँ। आप मुझे डिजाइनिंग- कुछ यहाँ से फ्री देंगे या मुझे खरीदना पड़ेगा? देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे आपको। मैं कुछ डिजाइनिंग कितने प्यारे नेल्स है गर्ल्स। ये देखें, बहुत ही रेट मुनासिब है। ये पड़ेगा इनके 20 साथ रुपए एक एक ग्लू भी है और साथ नेल्स हैं और कितने ज्यादा नेल्स हैं। ये 20 रुपए का पीस पड़ेगा, 240 रुपए की दर्जन पड़ेगी। 20 रुपए का पीस कुछ भी रेट नहीं है, आपको समझदार 20 है। रुपए तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आता। 20 रुपए या इतने का 20 रुपए ना एक ये स्ट्रिप। पूरा सेट, इसमें 10 नाखून है। आप बहुत मुनासिब आप एक है, ये चीज बहुत। देखें, आप कहेंगे वाकई कुछ चीज है। अच्छा, वैसे मैं तो ये काम स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं आपसे स्टॉक लेने आऊंगी। मुझे नेल्स का हमारे रेट सुन के कह रही है या हमारी वैरायटी देख के कह रही हैं आप? वैरायटी और रेट्स दोनों। मुझे यहाँ पर काफी चीजें गोल्ड की नजर आ रही हैं। जैसे ये सेट तो बिल्कुल मुझे गोल्ड का लग रहा है। जी जी, मुझे सोने बता- का पानी चढ़ा हुआ है, सोने का ही बना हुआ है। ठीक ये है। सोने का पानी चढ़ा, ओरिजिनल तो नहीं कह सकते इसे। तो ये लॉकेट है और ये इसके अंदर सेट है। हमारे पास बड़े कस्टमर आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि रमजान में हमने सोने का सेट रखा हुआ है। ये वाकई ही सोने का पानी चढ़ा है। आम बंदा जजमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ सुनार इसे जजमेंट कर सकता है कि ये सोने का है या नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया है और इस तरह के मुझे बहुत पसंद आते हैं जिसमें कोई नग ना हो और बड़ा डिसेंट सा। ये कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा तो आपको तकरीबन 2450 रुपए का पड़ेगा तकरीबन। अच्छा, only ये 2400 कुछ लोग का। महसूस कर रहे होंगे ये बहुत एक्सपेंसिव बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोने का पानी चढ़ा था, आपको पता है। ये वो फ्रॉड वाला काम तो है नहीं कि हम सोने का पानी ना चढ़ा हुआ हम कहेंगे सोने का पानी चढ़े। ये वाकई सोने का पानी चढ़ा हुआ है। कुछ लोग ज़्यादातर मेरे ना सुनार लेके जाते हैं मेरे से। सुन, ये देखो जैसे ये बना हुआ है सेट, ये देखें हमने सोने की प्रोई भी करवाई हुई है ऊपर। ओके, इसके अंदर डिजाइनिंग और वैरायटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर ना। आप ये और भी देखें, हमारे पास बहुत सारी चीजें अब पड़ी ये हुई देखें हैं। आप। ये बताइएगा। लोग क्या करते हैं, सुनार हमसे लेके जाते हैं, नीचे प्रोई खुद करते हैं। ये प्रोई, जैसे ये प्रोई, इसे प्रोई कहते हैं। नाइस, ठीक है। अच्छा, इसको वो अभी लगाएंगे, मोती हाँ, लगाएंगे। लोगों ने काउंटर कर लगा देते हैं। लोग आते हैं सोना परचेज करने के लिए, अपनी मर्जी से अपने कलर मैचिंग प्रोई करवाते हैं। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर लोग आके अपने ना वो अपने सूट के मुताबिक मोती भी लगवा सकते हैं। वाओ, जी, जी, ऐसे इस ही। सेट पर मोती लगवा सकते हैं अपने मुताबिक। अगर उनका कोई सूट है और वो चाहते हैं कोई ग्रीन मोती लगे हों तो ये इस तरह के आपको मोती भी लगा के दे सकते हैं। वंडरफुल। अच्छा, मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ है? ये माथा पट्टी इसे कहते हैं, शीश माथा पट्टी। ये हाफ सर पे। अच्छा, ये है ये वो थोड़ा सा ऊपर वाली। लेके जाएं और ऊपर पीछे पीछे यस। इस ये माथा पट्टी होगी, इसे माथा पट्टी कहते हैं। ये सर पे माथा पट्टी लगती है। बहुत ज़बरदस्त आइटम बनी, ये चीज़ बनी हुई है। अच्छा, कुछ एक चीज़ और भी मेरे पास है। चल, आप तो साथ पे ना के भी दिखा रही हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त है कस्टमर की आसानी के लिए कि वो ये ना सोचे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ये परांदा है, ये बैक्स अच्छा, पे ये लगता है। परांदा है। कितना अच्छा है। इसको लोग इस तरह से लगा जैसे ऐसे लगाते हैं, बालों पे लगाते हैं, डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी होती है, कुंदन का बना होता है। तो बाकी आप सेट की वैरायटी और भी देख रहे हैं। ये दुल्हन सेट की वैरायटी भी है, पार्टी वेयर सेट भी हमारे पास। ठीक है, ठीक है। ये मुझे ग्रीन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, जैसे ब्राइडल्स के लिए बहुत ही। ये फर्शी कुंदन का सेट है। ये ज़्यादातर दुल्हन परचेज करती हैं। ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त है। अगर हम इसको इस तरह से पहने तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं इसको पहनाकर अगर आपको दिखा सकूं। बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, ये तो वैसे मुझसे बड़ा है लेकिन ब्राइडल जब मैं ब्राइडल बनूंगी ना, ये ना सेट ज़्यादातर तो ब्राइडल के लिए ये होता है। सेट फिक्स आ जाएगा। ब्राइडल के लिए सेट होता है ना, हैवी सेट होता है। वाओ, मुझे आज बहुत मज़ा आया है यहाँ पर विज़िट करने का और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा और बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे कि इतनी मुनासिब कीमत में इतनी ज़बरदस्त ज्वेलरी है, नेल्स हैं, गर्ल्स की हर चीज़ है। और जैसे शादियों का सीज़न भी आने वाला है तो आप यहाँ पर आकर अपनी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ज्वेलरी ले सकते हैं। और ऐसी ख़वातीन जो घर पर बैठे काम स्टार्ट करना चाहती हैं, 20,000 से 10,000 से 30,000 से तो अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। मज़ीद ऐसे सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
जबरदस्त, और इतने खूबसूरत डिजाइन आपने भी इंजॉय किए, मैंने भी इंजॉय किए, तो मुझे तो एक दो पसंद भी आ गए। मैं तो आप भी मेरा ख्याल है सोच रही हैं कि मैं भी विजिट जाऊं ही और कर लिया जाए। रुबीना विंडो से शॉपिंग पूछेंगे। करेंगी या आप शॉपिंग ही करेंगी वहां पर जाकर? विंडो शॉपिंग कर तो लें, यहाँ पे विंडो शॉपिंग नहीं बनती, कम खर्च वाला मशीन है, घाटे का सौदा थोड़ी है यार। वैसे भी जो गोल्ड की प्राइस चल रही है मेरे हाल में आर्टिफिशियल उसे तो आप छोड़ ही दें बस। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल। नाजरीन, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, हमें आपकी बताइएगा। पसंद नापसंद आपके फीडबैक से ही हम तक पहुंचती है, तो वो जरूर आप हमारे साथ शेयर किया बिल्कुल। करें। तो और आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाजत दें। कल इंशाल्लाह फिर कल आपकी दोबारा खिदमत मिलेंगे। में हाजिर हाँ, होंगे, कल- मुलाकात करेंगे। कल दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पे, तो देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान।